नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और राजस्थान की इतिहास, कला और संस्कृति यानी राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के इस बड़े इंटरेस्टिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है राजस्थान के प्रमुख त्यौहार। राजस्थान के अंदर त्योहारों की क्या इंपॉर्टेंस है ये तो सब आप लोग जानते ही हो। और राजस्थान के अंदर रंग भरने का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं वो ये त्यौहार ही करते हैं। टूरिस्ट अट्रैक्शन भी इन त्योहारों की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से त्यौहार वाला जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक या दो क्वेश्चन जो है वो बोर्ड इससे ज़रूर पूछता है। अब देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो भाई इसमें त्यौहार का नाम दे देगा और उसकी तिथि पूछ लेगा, या उसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस पूछ लेगा, या ये पूछ लेगा कि भाई ये जो त्यौहार है ये किस वजह से मनाया जाता है। हिंदू माह के मंथ जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसलिए ऑप्शंस में वो माह देगा और अपन को उसमें से सही वाला टिक करना है। तो ये अपने बात हो गई राजस्थान के प्रमुख त्योहारों की। तो राजस्थान के प्रमुख त्योहारों को अपन शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट कोट जो शेखावटी क्षेत्र में प्रचलित है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कहते हैं कि भाई तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। कि भाई तीज से जो है जितने भी त्यौहार होते हैं उनका आरंभ होता है और गणगौर आते आते ये सारे के सारे त्यौहार जो है वो खत्म हो जाते हैं। अब अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे आजकल के जीवन में हमें जनवरी, फरवरी, मार्च वाले जो महीने हैं जो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से होते हैं वो सारे के सारे तो याद रहते हैं, पर जो हिंदू माह है वो अपने को याद नहीं रहते। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक छोटी सी टेबल बनाई है और इसके अंदर जो हिंदू माह है उनके समकालीन जो इंपॉर्टेंट अंग्रेजी माह के नाम है उनको डिनोट कर रहे हैं, जिससे अपने को याद करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी, जिससे एग्जाम में अपना क्वेश्चन जो है वो सही निकल जाएगा। सबसे पहले तो टेबल के फॉर्म में अपन हिंदू माह को और उनके जो समकालीन अंग्रेजी माह है उनको कंपेयर करते हुए याद कर लेते हैं और फिर उसके बाद एक एक अपन इंपॉर्टेंट त्यौहार लेंगे, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और कौन सी तिथि को वो त्यौहार आता है उसके बारे में अपन चर्चा करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले अपन इस टेबल को देखते हैं और हिंदू माह को कंपेयर कर लेते हैं आपके अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से। अगर हम बात करें पौष और माघ महीने की तो उसका समकालीन महीना है आपका जनवरी। अगर हम बात करें माघ और फाल्गुन की तो इसका महीना है फरवरी। मतलब 15 दिन इसके और 15 दिन इसके मिला के जनवरी का महीना। अच्छा, वैसे अगर हम देखें इंग्लिश कैलेंडर की स्टार्ट होती है जनवरी से, लेकिन अगर अपन हिंदू माह की देखें तो यह स्टार्ट होता है आपके चैत्र से। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फाल्गुन और चैत्र माह का समकालीन महीना मार्च, चैत्र और वैशाख का समकालीन महीना अप्रैल। साथ साथ में अगर हम बात करें वैशाख और ज्येष्ठ का महीना तो मई, ज्येष्ठ और आषाढ़ का महीना तो जून, आषाढ़ और श्रावण का महीना तो भैया जुलाई अपने, श्रावण और भाद्रपद का महीना तो अगस्त। फिर उसके बाद देखते हैं अपन भाद्रपद और आश्विन का महीना आपका सितंबर, आश्विन और कार्तिक का महीना तो आपका अक्टूबर, और साथ साथ में हम देखते हैं कि कार्तिक और माघ शीर्ष का महीना तो आपके नवंबर, और माघ शीर्ष और पौष का महीना आपका दिसंबर। तो अगर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखें तो अपना न्यू ईयर जो है वो चैत्र से स्टार्ट होता है, और अगर अपन इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देखें तो अपना न्यू ईयर जो है वो जनवरी से स्टार्ट होता है। अब जितने भी त्यौहार होते हैं वो सारे के सारे त्योहारों को अपन दो पक्ष के अंदर डिवाइड कर सकते हैं कि भाई जो हमारा महीना होता है उसको दो पक्ष में हिसाब से डिवाइड करते हैं और लूनर साइकिल यानी मून की साइकिल के हिसाब से ये दिन जो है वो डिसाइड होते हैं। एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है। इसके बारे में तो अपने को जानकारी है ही। आगे अपन बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले और फर्स्ट त्यौहार की, जो कि अपना हिंदू नववर्ष। अंग्रेज़ों का हम कहें कि इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से न्यू ईयर जो आता है जनवरी को, लेकिन अगर हिंदू नववर्ष की बात की जाए तो वो आता है भैया आपके चैत्र शुक्ल की एकम को, और इस दिन जो है वो हिंदुओं का नववर्ष पूरी तरीके से मनाया जाता है। क्लियर हो गई? तो नववर्ष का पॉइंट क्लियर है। अगर एग्जाम में डायरेक्ट आ जाए कि हिंदू नववर्ष जो है वो कब मनाया जाता है तो अपने को ऑप्शन में टिक कर देना है क्या, चैत्र शुक्ल की एकम को। क्लियर हो गई? यहीं से हमारा जो हिंदू कैलेंडर है वो स्टार्ट होता है। दूसरे अगर त्यौहार की अपन बात करें तो वो है नवरात्रि। नवरात्रि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट त्यौहार है। ये शुरू होता है टोटल नवरात्रि के हिसाब से अपन डिनोट कर ही सकते हैं 9 दिनों का। ये शुरू होता है चैत्र शुक्ल की एकम से चैत्र शुक्ल की नवमी तक जो है ये पूरा का पूरा त्यौहार चलता है। और इसी नवरात्रि के त्यौहार को वासंतीय नवरात्रि भी कहते हैं। वासंतीय नवरात्रि भी कहते हैं। इस दिन मतलब ये जो नवरात्रि के दिन है माँ दुर्गा की पूजा अर्चना होती है, और राजस्थान में जो है ये पूरी तरीके से बहुत प्रचलित त्यौहार में से एक है नवरात्रि। तो पहला त्यौहार देखा अपन ने, शुरुआत हुई नववर्ष से, चैत्र माह के नववर्ष से। फिर आगे अपन ने देखा दूसरा इंपॉर्टेंट त्यौहार नवरात्रि, जो 9 दिन तक जो है पूरी तरीके से चलता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। साथ साथ में अपन बात कर लेते हैं सिंजारा, जो कि आपका आता है चैत्र शुक्ल की द्वितीया से। सिंजारा जो है वो उस दिन चैत्र शुक्ल की द्वितीया से। अब ये जो सिंजारा वाला जो त्यौहार है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सास का अपनी वधु के प्रति प्रेम दिखाने का जो त्यौहार है वो ये सिंजारा होता है। और इस सिंजारे के त्यौहार के दिन यह त्यौहार जो है पुत्र वधु के प्रेम का प्रतीक है। और गणगौर की तीज से एक दिन पहले ससुराल पक्ष वाले लोग जो है वो पुत्र वधु के लिए सामग्री भेजते हैं, सामग्री दी जाती है, और इस सामग्री को अपने सिंजारा कहते हैं।
अब जो राजस्थानी कस्टम्स हैं उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भाई सिंजारा क्या होता है, 4 ऑप्शन दे देगा वो, क्या एक तरीके का लड्डू है, वधू के लिए उपहार है, इस तरीके से 4 ऑप्शन दे देगा और अपने बढ़िया से टिक करना है कि वधू के लिए ससुराल पक्ष की तरफ से जो दिया गया त्यौहार होता है उसको सिंजारा कहते हैं। और ये कब आता है, तो अपने तीज से पहले आता है, यानी चैत्र शुक्ल की द्वितीया को आता है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? आगे बढ़े, ये सारे के सारे त्यौहार क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट त्यौहार की तरफ चलते हैं, और राजस्थान का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट त्यौहार जो कि है आपका गणगौर। गणगौर, शिव और पार्वती के प्रेम का त्यौहार गणगौर। और ये जो गणगौर है ये अपने राजस्थान के पूरे ऐसा त्यौहार है जो सिर्फ वेस्ट में नहीं, ये ईस्ट में, साउथ में, हर जगह पर जो है ये राजस्थान के कंटेक्स्ट में मनाया जाता है। टोटल 18 दिनों तक चलने वाला ये त्यौहार इसके हर एक इलाके के अंदर अलग तरीके से मनाया जाता है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं गणगौर कब मनाया जाता है, तो अपने चैत्र शुक्ल की तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है, सुहागन स्त्रियां शिव पार्वती की पूजा करती हैं, साथ साथ में गणगौर पार्वती के गौने का सूचक है एक तरीके से। ये जो पूरा का पूरा त्यौहार है ऑलरेडी बताया क्या, 18 दिनों तक पूरी तरीके से मनाया जाता है। अब जो गणगौर है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जहां की है वो है आपका जयपुर। तो जयपुर की गणगौर जो है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, और इस दिन जो है अपना सबसे इंपॉर्टेंट डांस घूमर नृत्य भी किया जाता है। अब आप मुझे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे फैक्ट बताओ कि भाई जो घूमर नृत्य है वो कब किया जाता है, गणगौर पे किया जाता है। और इसके बारे में और क्या क्या चीजें बात थी कि इसके अंदर 27 स्टेप्स होती हैं, हाँ, इसके अंदर 8 चरण होते हैं डांस के, और साथ साथ में ये जो घूमर नृत्य है ये राजस्थान का स्टेट डांस है, एक तरीके का रजवाड़ी डांस है, और इसके अंदर जो है ये डांस महिलाओं द्वारा किया जाता है। और ये जो घूमर डांस है ये कब किया जाता है, तो भैया अपने गणगौर पर किया जाता है। साथ साथ में अगर हम जैसलमेर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, यहां पर बिना ईसर की गवर की पूजा जो है वो करी जाती है। कहां पर, आपके जैसलमेर। क्वेश्चन आ जाए बिना ईसर की गवर जो है वो कहां पूजी जाती है, तो अपने जैसलमेर के अंदर। और साथ साथ में अगर हम बात करें जोधपुर की, तो यहां पर एक तो धींगा गणगौर व बैतमार का जो मेला है वो जोधपुर का बहुत ज्यादा फेमस है। अब अगर अपन बात करें उदयपुर के कॉन्टेक्स्ट में, आपने देखा कि किस तरीके से ये जो गणगौर है ये राजस्थान के हर एक इलाके में अलग अलग तौर पर प्रसिद्ध है। जैसे एग्जांपल में जयपुर की गणगौर के ऊपर जो है वो घूमर डांस किया जाता है। अगर हम बात करें बिना ईसर की गवर जो है वो जैसलमेर के अंदर पूजी जाती है, और हमारा जो बैतमार मेला है वो आपके जोधपुर के अंदर प्रसिद्ध है। अब अपन इसके अलावा बात करते हैं अपने उदयपुर की। उदयपुर के अंदर कहानी यह है कि महाराजा राय सिंह, बात कर लेते हैं, महाराजा राय सिंह प्रथम ने अपनी महारानी, अपनी छोटी महारानी को प्रसन्न करने के लिए रीति के विरुद्ध, वैसे जो गणगौर है वो कौन से महीने में आती है, चैत्र शुक्ल की तृतीया को, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती जो है वैशाख कृष्ण की तृतीया को ये गणगौर मनाना चालू कर दिया, और इस गणगौर को जो है वो धींगा गणगौर के नाम से जाना जाता है। ये सारी की सारी बातें हो गई। और साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट फेमस है वो गणगौर के फैक्ट में ये कि नाथ द्वारा की गुलाबी गणगौर जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। इस दिन स्त्रियां जो है वो गुलाबी कपड़े पहनती है, और ये गणगौर मनाई जाती है आपके चैत्र शुक्ल की पंचमी को। अब ये सारे के सारे गणगौर से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स हो गए, तो अपन इनको छोटे से माइंड मैप के अंदर इंक्लूड करते हुए देखते हैं। तो भैया अपने ये राजस्थान का मैप बनाओ, ठीक है। अच्छा, अगर अपन जयपुर के कंटेक्स्ट में बात करें तो यहाँ की जो जयपुर के कंटेक्स्ट में बात करें तो यहाँ की जो गणगौर है वहां पर अपन घूमर डांस कर लेते हैं, भाई घूमर डांस कर लिया। अगर अपन बात करें उदयपुर की तो यहाँ की गणगौर जो है वो धींगर गणगौर, जो राजा ने जो है वो पूरी तरीके से रीति के विरुद्ध जाकर वैशाख कृष्ण की तृतीया को मनाई थी, धींगा गणगौर, ठीक है, धींगा गणगौर। अच्छा, अपन जैसलमेर की बात करें तो बिना ईसर की गवर जो है वो यहाँ पर पूजी जाती है। जैसलमेर में बिना ईसर की गवर जो है वो यहाँ पर पूजी जाती है। जोधपुर में अपने बैतमार मेला है ही। और अगर अपन बात करें राजसमंद के नाथद्वारा की तो यहाँ पर जो है गुलाबी गणगौर जो है वो पूरी तरीके से पूजी जाती है चैत्र शुक्ल की पंचमी को। तो एक ही गणगौर लेकिन किस किस इलाके में अलग तरीके से पूजी जाती है, यही राजस्थान के अंदर जो है इसकी डाइवर्सिटी को बताता है। गणगौर की बात हो गई, आगे बढ़ते हैं और दूसरे अपने जितने भी इंपॉर्टेंट त्यौहार है उनकी तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट त्यौहार आता है अपना महावीर जयंती। महावीर जयंती कब मनाई जाती है, तो चैत्र शुक्ल की त्रयोदशी को महावीर गणगौर मनाई जाती है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट त्यौहार आता है जिसको कहते हैं अपन आखा तीज, और जिसका एक्चुअल नाम है अक्षय तृतीया, जिसे अपन आखा तीज भी कहते हैं। आखा तीज भी अपन इसको कहते हैं, आखा तीज कहते हैं। कब आता है, वैशाख शुक्ल की तृतीया को जो है ये पूरी तरीके से त्योहार होता है, इसको आखा तीज भी कहते हैं। और इस दिन के साथ 7 अन्नों व हल की जो है पूरी तरीके से पूजा करते हैं। इस दिन अबूझ सावा होता है। और राजस्थान के अगर अंदर जो मैक्सिमम बाल विवाह है,
राजस्थान के अंदर जो मैक्सिमम बाल विवाह है वो इसी दिन जो है वो किए जाते हैं, और प्रशासन जो है वो इस दिन बहुत ज़्यादा सतर्क रहता है, क्योंकि ये अबूझ सावा होता है और अक्षय तृतीया के दिन राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो बाल विवाह हैं वो किए जाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसी दिन जो है वो सतयुग और त्रेता युग का पूरी तरीके से आरंभ हुआ था। आखा तीज के दिन जो है वो सतयुग और त्रेता युग का पूरी तरीके से आरंभ हुआ था। क्लियर हो गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपन बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है वैशाख शुक्ल की पूर्णिमा को, और इसको पीपल पूर्णिमा या फिर पीपल पुन्यु भी कहते हैं। बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है? तो वैशाख शुक्ल की पूर्णिमा को, और इसको पीपल पुन्यु के नाम से भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और अपन बात करते हैं वट सावित्री व्रत को। इस दिन जो है जितनी भी स्त्रियां होती है वो वट के पेड़ की पूजा करती हैं और अपने पति और पुत्र की मंगल कामना करती हैं। तो इनके बारे में पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं कि सबसे नेक्स्ट आ जाता है अपना वट सावित्री व्रत कब मनाया जाता है? तो ज्येष्ठ की अमावस्या को। स्त्रियां जो है वो वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, अपने पुत्र और पति के लिए जो मंगल कामना करती हैं, और इसी कारण इसे बड़ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आएगा, बड़े ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना कि भाई बड़ अमावस्या जो है वो किस दिन आती है? ज्येष्ठ अमावस्या, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को, वैशाख शुक्ल तृतीया को किस दिन? अब देखो कैसे डाउट पूछते हैं। इसको जिस नाम से जाना जाता है उसकी इससे तिथि जोड़ देंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा कि भाई जो ये वट सावित्री व्रत है ये आता था ज्येष्ठ अमावस्या को, बड़ा अमावस्या क्या आ गया? इस वजह से अपने को जो इंपॉर्टेंट त्योहार है उसको और किन प्रचलित नामों से जाना जाता है वो भी अपने को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट त्योहार की, जो कि है निर्जला एकादशी या निर्जला ग्यारस। इस दिन जो है वो महिलाएं और जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे बिना जल किए व्रत करते हैं। तो बात कर लेते हैं अपन अपने निर्जला ग्यारस या फिर निर्जला एकादशी, जो है ज्येष्ठ शुक्ल की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन जो है महिलाएं बिना जल ग्रहण किए, भाई आप नाम से समझ लो, निर्जला बिना जल ग्रहण किए जो है व्रत करती है। क्लियर हो गई आगे बात? आगे बढ़ते हैं और उसके बाद निर्जला एकादशी के बाद अपन बात करते हैं बढ़लिया नवमी की। बढ़लिया नवमी के दिन क्या होता है? बढ़लिया नवमी सबसे पहले जो है मनाया जाता है आषाढ़ शुक्ल की नवमी को, और ये जो होता है विवाह के लिए अंतिम सावा होता है। विवाह के लिए अंतिम सावा जो है वो बढ़लिया नवमी का होता है। अब देखो विवाह से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या, कि एक तो अपने राजस्थान का अबूझ सावा कौन सा है? आखा तीज यानी अक्षय तृतीया को। और बढ़लिया नवमी है वो फेमस क्यों है? क्योंकि इस दिन विवाह का आखिरी सावा होता है। विवाह के लिए आखिरी सावा जो है वो बढ़लिया नवमी के दिन होता है। नेक्स्ट है अपने देवशयनी ग्यारस। देवशयनी ग्यारस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन के बाद 4 माह तक जो है वो देव सो जाते हैं, इसी वजह से इसको देवशयनी ग्यारस कहते हैं। देवशयनी ग्यारस की तिथि की बात की जाए तो वो आती है आषाढ़ शुक्ल की एकादशी को, और इस दिन जो है वो देवता 4 माह के लिए सो जाते हैं। इन 4 महीने में कोई भी मांगलिक कार्य जो है वो नहीं किए जाते हैं। आपने कई बार सोचा होगा, आप घर पे कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हो तो मम्मी कहती है कि भाई अभी देव सो गए, अभी जो है कोई भी ऐसा मंगलमय कार्य मत करो। तो इसी वजह से कहती है क्योंकि देव शयनी ग्यारस के बाद जो है वो देव सो जाते हैं 4 महीने तक, और जो है मंगल कार्य जो है वो पूरी तरीके से संपन्न नहीं हो पाता है। आगे चलते हैं और अपन बात कर लेते हैं भैया नाग पंचमी की। नाग पंचमी के दिन जो है वो नाग देवता के ऊपर पूजा करी जाती है, और साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट मेला जो है वो नाग पंचमी का भरता है आपके जोधपुर में। तो भैया अपन बात कर लेते हैं नाग पंचमी की। तिथि के तौर पे नाग पंचमी कब आती है? तो श्रावण कृष्ण की पंचमी को ही आती है। साथ साथ में इस दिन नागों की पूजा की जाती है, और जोधपुर में जो है वो नाग पंचमी का मेला लगता है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? भाई मेलों को भी साथ साथ लेते हुए चलना। कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोक देवता का मेला कहाँ लगता है अपन एक तो लोक देवता वाले चैप्टर्स में देख लिया था, और तिथि याद करने के लिए अपन इन सारे के सारे त्योहारों में वो सारी की सारी तिथियों को याद करते हुए चलेंगे। अब नाग पंचमी के अलावा एक निड्री नवमी भी आती है। निड्री नवमी। अब इस निड्री नवमी के दिन जो है वो नेवले की पूजा की जाती है। साथ साथ में ये आती है आपके श्रावण कृष्ण की नवमी को। श्रावण कृष्ण की नवमी को जो है वो ये निड्री नवमी आती है। क्लियर हो गई? तो भाई नाग पंचमी के दिन पूजा करोगे नाग भगवान की, और निड्री नवमी के दिन पूजा करोगे आप अपने नेवले की। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं और अपन बात कर लेते हैं हरियाली अमावस्या कब आती है? तो श्रावण अमावस्या के दिन ये जो है हरियाली अमावस्या आती है, और इस दिन जो है श्री कृष्ण की यानी विष्णु भगवान की जो है वो पूजा की जाती है। हरियाली अमावस्या पूजा किसकी की जाती है? तो अपने विष्णु भगवान की जो है वो पूजा की जाती है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, और इन सारे त्योहारों में से सबसे इंपॉर्टेंट त्योहार की, उस त्योहार की जहां से सारे के सारे त्योहार जो है उनका आरंभ होता है। तो भैया अपन बात कर लेंगे छोटी तीज की।
छोटी तीज के बारे में चर्चा करते हुए चलते हैं। छोटी तीज आती है आपके श्रावण शुक्ल तृतीया को। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। और इस छोटी तीज को, क्योंकि ये श्रावण माह में आती है, इस वजह से इसको श्रावणी तीज भी कहते हैं। छोटी तीज जो है वो पार्वती का प्रतीक माना जाता है और इसी दिन से त्योहारों का आगमन होता है, त्योहार जो है वो शुरुआत होते हैं। शुरुआत में एक शेखावटी में प्रचलित कोट मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, तो ये जो तीज शब्द है ये छोटी तीज के लिए ही आ रहा है। तो छोटी तीज से जो है वो पूरी तरीके से त्योहार का आगमन होता है और इसको श्रावणी तीज जो है वो भी कहते हैं। और यहाँ पर जो है वो तीज महोत्सव मनाया जाता है और साथ साथ में घेवर जैसी मिठाइयों का सेवन किया जाता है छोटी तीज के दिन। आगे बढ़ते हैं और अपन चलते हैं नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट त्योहारों की तरफ। नेक्स्ट त्योहार की बात करें तो अपने आ जाता है रक्षाबंधन का त्योहार, जो कि आता है आपके श्रावण की पूर्णिमा को। और श्रावण की पूर्णिमा के साथ रक्षाबंधन के बाद सब आप लोगों को पता ही है कि इस दिन जो है वो भाई बहन का सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण ये त्योहार है। कौन सा? रक्षाबंधन का त्योहार कब आता है? तो अपने को याद रख लेना भैया, श्रावण की पूर्णिमा को आता है। आगे बात कर लेते हैं भाई, जब छोटी तीज की बात हो गई तो बड़ी तीज की बात क्यों नहीं करनी चाहिए। बड़ी तीज आती है भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को। भाई तीज का दिन है तो तीसरा ही होगा, तो याद कर लो भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को जो है बड़ी तीज आती है। इस बड़ी तीज को और किस किस नाम से जाना जाता है, और बोर्ड जो है वो कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि इस बड़ी तीज को किस किस नामों से जाना जाता है। तो किस किस नामों से जाना जाता है? एक तो कजली तीज, सातुड़ी तीज और बूढ़ी तीज और उजली तीज नामों से ये जो पूरी की पूरी तीज है, बड़ी तीज है, वो जानी जाती है। किस नाम से? कजली तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज और उजली तीज। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि भाई कजली तीज जो है वो कब मनाई जाती है, तो अपने को बड़ी तीज के नाम से याद रखना है कब? भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज जो है वो मनाई जाती है। दूसरे नाम जो है वो अपने देख ली, तो याद करना है भाई छोटी तीज को श्रावणी तीज कहते हैं और बड़ी तीज को जो है अपन कजली तीज कहते हैं। कजली तीज के दिन ही एक बहुत इंपॉर्टेंट मेला भरता है बूंदी में, जिसे कजली मेला के नाम से भी जाना जाता है। तो इस फैक्ट को भी याद रख लेना कि भाई कजली तीज पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है बूंदी के अंदर। और इस कजली तीज के दिन जो है अपने नीम की पूजा की जाती है। बड़ी तीज के दिन किसकी पूजा की जाती है? तो भैया नीम की पूजा जो है वो की जाती है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं संकट चौथ की। तो माघ कृष्ण की चतुर्थी को, माघ कृष्ण की चतुर्थी को जो है वो पूरी तरीके से ये संकट चौथ आती है। इसको तिलकुटी चौथ भी कहते हैं। नेक्स्ट अपने त्योहार की बात कर लेते हैं, उसको कहते हैं हल छठ। हल छठ जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट त्योहार है। क्यों? क्योंकि इस दिन जी जो है बलराम जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। बलराम जी का जन्म दिवस मनाया जाता है और ये आता है भाद्रपद की कृष्ण षष्ठी को। भाद्रपद की कृष्ण षष्ठी को जो है वो हल छठ मनाई जाती है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट त्योहार अपन ने फर्स्ट पार्ट के अंदर देख लिए। अब सेकंड पार्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे और बचे हुए त्योहार, और उसके अंदर भी अपन कवर कर लेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट त्योहार हैं उनकी तिथि अनुसार और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उससे रिलेटेड है उसके बारे में चर्चा करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। हमारे साथ बने रहें, हमारा साथ दें। थैंक यू।